आप रिया जी फरमाइए। हेलो। कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप वॉलंटियर हैं, वन ऑफ द ताबिंदा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं था। आप कहाँ से बोल रही हैं ताबिंदा? सर मैं गुजरांवाला से। वेरी गुड। आज का टॉपिक जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो एक क्लिनिकली तो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि बड़ी अनकॉमन है, बहुत ही अनकॉमन। 100,000 केसेस में 2 से 5 दफा ये देखा जाता है। बहुत ही, शायद आप में से किसी ने कभी भी ना देखा हो। तो उस लिहाज से अनइम्पोर्टेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी या रेयर होने की वजह से। लेकिन जब होता है तो बहुत ही सीरियस होता है, ऑलमोस्ट डेथ का खतरा होता है। जब ये हो पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई। ये वजह है कि इसको पढ़ भी लेना चाहिए। कोई पता नहीं आपको कभी इसको सामना करना ही पड़ जाए। तीसरी बात, मेरा नहीं ख्याल इम्तिहान में इतना पूछा जाता होगा। जो इतनी रेयर चीज है वो अक्सर नहीं पूछी जाती, कॉमन चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि एज यंग गायनेकोलॉजिस्ट आप जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करना सीख लीजिए। बहुत ही रेयर अनकॉमन बातें बाद में देखी जाएगी, लेकिन उस लिहाज से ये इम्तिहान के हिसाब से मेरे नजर में इम्पोर्टेंट नहीं है। कम से कम मैंने 25-30 साल इम्तिहान लिया FCPS का। मुझे नहीं याद कि हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म खास तौर पर किसी से पूछा हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये अक्सर किताबों में तो इसका जिक्र भी नहीं। जो आप किताबें कॉमनली पढ़ती है या पढ़ी जाती हैं उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म ढूंढो तो ऐसे एक आध लाइन मिलती है, इसका अक्सर जिक्र नहीं है। इसलिए जो बात आज करें उसको नोट भी कर लीजिए, चूंकि ये ढूंढ के निकाली है मैंने बातें। तो मेरा ख्याल है पहले हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की 15-20 मिनट बात कर लें। उसके बाद मैंने 2 सेटअप बनाए हैं, देखते हैं फिर उनकी बात। पहली बात तो ये है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है, पहले हम टॉप पे रख के एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, लेकिन आम क्लिनिकल प्रैक्टिस में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी देखा जाता है। तो लेकिन ये नहीं होता कि आम प्रैक्टिस में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है तो आप ये प्रेगनेंसी की स्टेट में ये नहीं देखेंगे। ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। सो समझिए प्रेगनेंसी में 2 तरह के एम्बोलिज्म हो सकते हैं। पहला एमनियोटिक फ्लूइड और दूसरा कोई क्लॉट फ्रॉम एनी वेन्स, वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब दोनों का वेरी ब्रीफली जी क्या फरमाया? नहीं, इधर नहीं कुछ। अच्छा, सबसे पहले
एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अनकॉमन, जब होता है तो इसके फीचर्स जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो 3 विजिबली होते हैं, सडनली होते हैं। एक तो अच्छी भली मरीज ठीक थी, सडनली उसको हाइपोटेंशन हो जाती है। नंबर 2, उसको हाइपोक्सिया हो जाता है। और तीसरा, सम काइंड ऑफ कोएगुलोपैथी, फिर ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है, एंटी कोएगुलेशन फैक्टर्स वो तेज हो जाते हैं। जो मरीज लेबर में थी, ठीक ठाक चल रही थी, अचानक उसको हाइपोटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, उसका सांस लेना मुश्किल हो गया, और आप नोट करें कि उसकी जो जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर रहा। अक्सर तो ये तीनों बातें होती हैं, लेकिन 3 में वेरिएशन भी हो सकती है। इसका इंसिडेंस मैंने बता दिया, 100,000 में 2 से 5। अब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, जिनको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का खतरा ज्यादा हो। जब प्रेसिपिटेट लेबर हो, एकदम से तेज लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर हो, मेम्ब्रेन रप्चर हो, तो मेकोनियम स्टेनिंग अप्लाई करो। या ड्यूरिंग डिलीवरी मल्टीपल टेयर्स आ जाए, ये इन पेशेंट्स को they are more likely to get amniotic fluid embolism. There is a long list of predisposing factors. मेरा नहीं ख्याल कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोटे मोटे उसमें प्रोलॉन्ग लेबर वाले केस, प्रेसिपिटेट लेबर वाले, सिजेरियन सेक्शन के दौरान, इंटरवेंशन के दौरान, सिजेरियन सेक्शन या फोर्सेप्स, इंडक्शन ऑफ लेबर, पर्टिकुलरली पॉलीहाइड्रोनियस का AAR है। कोई और मेडिकल या ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन हो, like eclampsia, diabetes, wherever. So, irregular सी लिस्ट। आगे पैथोफिजियोलॉजी, जब होता है तो सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज डायलेटेड, हाइपोक्सिया हो जाता है। सर सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ा रहे हैं।
amniotic fluid pulmonary embolism। मैंने शुरू में बताया दो तरह का पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एक एमनियोटिक फ्लूइड, एक क्लॉट का, एम्बुलस का। ये एमनियोटिक फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं। Mishita, erne par khyala rega se pinnate hamchiya ya khazir ne baleta. जी फिर बोलिए डॉक्टर साहब। हेलो, आपने कुछ कहा कि तो वो किसी का गलती से माइक खुल गया था। अच्छा कोई बात नहीं। चलो, अब आगे क्लिनिकल फीचर। ये सडनली होता है, अनप्रिपेयर्ड, अनएक्सपेक्टेड। जान भाई मैं यहाँ सामने रूम में ही हूँ, ठीक है? जैसे वैसे भी मेरा ही लेक्चर है, मैं ये सुन लूंगी। जी, आप में से कोई बीच में बोलती हैं, मैं कहा वो उनका माइक ऐसे ही खुला है तो वो चल है। इट हैपेंस सडनली, और बेसिकली कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होती है उसमें। दैट मीन्स हाइपोटेंशन होती है, सांस लेना बंद हो जाता है, और पेशेंट को चेस्ट में पेन, अक्सर ये होता है immediately after artificial rupture of membranes, जैसे मैंने अभी कहा, या प्रोलॉन्ग लेबर में या प्रेसिपिटेट लेबर। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी भी होता है। क्लिनिकल फीचर मैंने बता दिए। इसका डायग्नोसिस जरा मुश्किल होता है, इट हैपेंस सो सडनली। लेकिन अगर पेशेंट किसी और वजह से नहीं, सडनली कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आना चाहिए। जैसे मैंने अभी भी बाकी फीचर्स के अलावा उसका ब्लड देखे तो क्लॉट नहीं हो रहा, और ये सडन इवेंट इतना सा है कि पेशेंट की इमीडिएट मोर्टेलिटी का खतरा होता है। सडनली कोलैप्स हुई, सांस बंद हुआ और बस बहुत हो गई, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, क्या करना चाहिए। अगर ये हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो आप सीपीआर की प्रैक्टिस कीजिए। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर। और नंबर 2, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के उसकी ऑक्सीजनेशन ठीक कीजिए। नंबर 3, उसका ब्लड वॉल्यूम नीचे के फॉरन ड्रिप लगा के लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड दीजिए, या ब्लड अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात। हाइड्रोकॉर्टिसोन का टीका लगाइए। अमाइनोफाइलिन दीजिए फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
ये इमीडिएट रिससिटेशन। इंट्रावेनस हेपरिन दीजिए ताकि अंदर क्लॉट और ना बने। और इसको बाद में हेपरिन को कंटिन्यू कीजिए, लो मॉलिक्यूलर वेट। सर इसमें आईवी अनफ्रैक्शनेटेड एस्पिरिन नहीं देते हैं? जी, सर इसमें आईवी अनफ्रैक्शनेटेड एस्पिरिन नहीं देते हैं इमीडिएट केसेस में? आईवी क्या देते हैं? अनफ्रैक्शनेटेड एस्पिरिन। unfractionated. आईवीएफ इंट्रावेनसली मैंने कहा हेपरिन दीजिए। और क्या? अनफ्रैक्शनेटेड एस्पिरिन। अन अनफ्रैक्शनेटेड सर वो एस्पिरिन। डेल्टा पेरिन का पूछ रही हैं, डेल्टा पेरिन। ओ स्टीरॉइड दे दीजिए, पर स्टीरॉइड का कोई खास रोल इसमें इमीडिएट नहीं। सर डेल्टा कॉटन नहीं, डेल्टा पेरिन। तो ये स्टीरॉइड कह रही है ना, डेल्टा कॉर्ट्रेल। नहीं सर, unfractionated heparin, type of heparin. हाँ, वो मैंने कहा दीजिए। पहले इंट्रावेनसली हेपरिन दीजिए, फिर उसको कंटिन्यू भी कीजिए। फिर सर सबक्यू कंटिन्यू रखना होता है या आईवी कंटिन्यू रखना होता है? नहीं, फिर आईवी तो एक दो दे दी, फिर इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस। सर कंटिन्यू 3 to 6 month रखना होता है ना? और ये कंटिन्यूस फॉर फ्यू वीक्स। एंड सर मॉनिटर बाय पीटीए पीटी। ये मॉनिटर कीजिए बिल्कुल। ये मुख्तसर मैंने आपको बताया है एमनियोटिक फ्लूइड का। अस्सलामुअलैकुम सर, किताब कौन सी पढ़ रहे हैं प्लीज ये तो बता दें, थैंक यू। ये किताब कौन सी है? जी जी सर। ये किताब है मेरे पास, मैनुअल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, हॉलैंड ब्रूस का। अल्सवेयर ने छापा है, 4th एडिशन। मैं किताब देख के बता रहा हूँ, जस्ट शोज कि मुझे खुद, मैंने सारी रात पढ़ाई, इतना नहीं आता, लेकिन पढ़ के मैंने उसको कंसोलिडेट किया है जो आपकी जरूरत है उसके ऊपर। दूसरा आ गया जी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। आप सबको पता है कि पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी they are prone to deep vein thrombosis, particularly when we put them at rest. बहुत सारी ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसमें उनको प्रोलॉन्ग रेस्ट दिया जाता है। उसमें काफ मसल्स में खास तौर पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाता है, जो अटैच होके क्लॉट की शक्ल में एज एम्बुलस हार्ट में चला जाता है। इसका भी इंसिडेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जनरल पॉपुलेशन से प्रेगनेंसी में रिस्क 10 times मोर है। इट मींस प्रेगनेंसी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की चेंज इतनी ज्यादा होती है कि ये ज्यादा रिस्क है, प्रेगनेंसी के दौरान 10 times मोर रिस्क। बल्कि नियरली 20% मैटरनल मॉर्टेलिटी इसकी वजह से है। ये ज्यादा क्यों रिस्क है? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोकोगुलेंट्स
like factor 2, factor 7, factor 10 and फाइब्रिन, ये बढ़ जाते हैं और एंटी कोएगुलेंट्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, रेस्ट में लेटे लेटे वास्कुलर डैमेज का ज्यादा खतरा होता है। इन बातों के अलावा इस मोर कॉमनली सीन इन मल्टीपैरस पेशेंट्स, ट्विंस, ट्रिपलेट्स, सिजेरियन सेक्शन, APH और PPH। दूसरे, कोई भी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन प्री डिस्पोज करती है इसको, लाइक प्री एक्लैम्प्सिया, डायबिटीज, अनीमिया। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, फिर सिचुएशन वही है जो एमनेटिक फ्लूइड वाली मैंने अभी अभी आपको बताई। सडनली पेशेंट कोलैप्स हो जाता है और उसकी रेस्पिरेशन बंद हो जाती है या ऑक्सीजनेशन बंद हो जाती है। ये तो है व्हेन देयर इज लार्ज एम्बुलस। लेकिन अगर छोटे एम्बुलस हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, उसमें पेशेंट सडनली कोलैप्स नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे एम्बुलाई अगर लंग्स में चले जाए, मोमेंटरी डिस्ट्रेस होती है उसको, फिर वो ठीक हो जाती है। लेकिन तो बार बार होता रहे तो फिर उसको एज ए रिजल्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। ऐसे केसेस का डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय एक्सरे, MRI। और इसका ट्रीटमेंट वही है, इंक्लूडिंग एंटी कोएगुलेशन थेरेपी। हेपरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बाद में फॉलो अप इसका लॉन्ग टर्म होता है, 2-4 हफ्ते नहीं, फॉरएवर ऑलमोस्ट, with warfarin or anticoagulant Excuse and me, sir. access। Excuse me, sir. जी, सर ये मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में थ्रोम्बोलिसिस का क्या रोल है, वो दे सकते हैं? वो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो ये मैकेनिकली राइट हार्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन को बंद करता है। तो उस सिचुएशन में ये क्लॉट को डिसॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका है तो वो सर्जिकल है, बट इट्स ऑल सच एक्यूट इमरजेंसी कि वहां पे कुछ चेस्ट सर्जन भी हो, वो चेस्ट खोल के क्लॉट को भी निकाल दे। बिफोर दैट मोर्टेलिटी टेक्स प्लेस। सो लार्ज एम्बुलेंस में यस, सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम। स्मॉल एम्बुलाई में यस, वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैंने बोला है अभी। लेकिन अगर थ्रोम्बस का एम्बोलिज्म हुआ है तो उनको वारफरिन या एंटीकोएगुलेशन थेरेपी फॉर लॉन्ग टर्म देनी चाहिए। मुख्तसरन इसकी समरी ये है, चाहे एमनेटिक फ्लूइड है, उसका कंफर्मेशन एमनेटिक फ्लूइड का
पोस्टमार्टम में होता है। लंग में जो लाइकर में चीजें होती हैं, उसके सेल्स और बेबी के में भी बाल, और ये लंग्स में मौजूद हो तो पता चलता है कि ये डायग्नोसिस वहां से कंफर्म होगा कि ये एमनियोटिक फ्लूइड था। क्लिनिकली both are similar. Patient gets collapse suddenly. उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाली बात होती है, सीपीआर की जरूरत है। और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, thoracic surgeon, general surgeon, anesthetist, they should be available. और उसके बाद जो भी आप कैसा अभी अभी बोला गया, एंटीकोगुलेंट्स इंट्रावेनसली, बाद में वारफरिन फॉर थ्रोम्बस वाले के लिए, हेपरिन कुछ दिनों के लिए होंगे, फॉर फ्यू डेज, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। चलें, इसके मतलब कुछ और आप बताना चाहें या पूछना चाहें तो बता दीजिए, वरना 2 केस मैंने बनाए हैं। अच्छा, पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन का भी बता दें कि अगर रिवाइव ना हो पेशेंट। हाँ, तो फिर तो रिवाइव ना हो तो बेबी की खातर, अगर बेबी स्टिल हार्ट बीट इज देयर, पोस्टमार्टम सेक्शन कीजिए, बेबी को बचाइए। सर लेकिन अगर वो बेबी अगर कोई वीक्स है ना उसके बाद ही ये करना होता है सर, वो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन वो 22 नहीं, वो तो इमीडिएटली करेंगी आप, क्योंकि अगर नहीं, वीक्स कह रही हूँ सर, अगर शायद ये था ना कि 5 मंथ से ऊपर वो बेबी तभी आपने करना है। वायबल होना चाहिए। 22 weeks. बाहर के मुल्कों में 22 वीक्स, अपने यहाँ 28 वीक्स, तो वायबल बेबी हो तभी करेंगी ना आप। सर गाइडलाइन में 20 वीक्स लिखा हुआ है, आफ्टर 20। और जी आप 22 से भी 20 कर लीजिए, लेकिन इट्स ऑल इज एप्लीकेबल आउटसाइड। आप जहाँ अब आप 40-50 बैठी होंगी, बताइए मुझे, आपके अस्पताल में जहाँ काम करती हैं, नियोनेटल इंटेंसिव नर्सरी कहाँ है आपके पास? नहीं है, अक्सर नहीं। जी सर। जहाँ पे नहीं है वहाँ 28 वीक्स वाले को पाकिस्तान में हम मुश्किल से बचाते हैं, 22 या 20 वीक्स वाले को कहाँ बचाएगा? वैसे तो आप कहें तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में, आईवीएफ, एआरटी में, अब वो कहते हैं जो एम्ब्रियो बनता है वो भी लाइफ है, उसको भी बचाओ, उसको जाया ना करो, वगैरह वगैरह। ये तो स्ट्रेचिंग थिंग्स टू फार। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप इम्तिहान में कहें कि डिपेंडिंग अपॉन द neonatal nursery, I will deliver the baby by immediate cesarean section if the baby is viable. ये अल्फाज कही, मैं दोहराता हूँ, 1 मिनट, ये मैं दोहराता हूँ तो ताकि आप वीक्स के चक्कर में ही ना पड़े कि वेस्ट में 22 है कि 20 है, हमारे पास 28 है कि नहीं है। आप कहें कि जी if the baby heartbeat is there, I will deliver the baby by cesarean section irrespective of mother's life and pass it on to the intensive neonatal nursery if the baby is viable. या बस ये अल्फाज के। जी कोई बीच में बोला था सर, मैं कह रही थी कि पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन इस वजह से नहीं होता टू फैसिलिटेट सीपीआर, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द मदर। जी मैंने आपको बोला, पहली बात तो आप सीपीआर करेंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करेगी,
Obviously we'll try our best कि CPR से मदर रिवाइव करें, वो ज्यादा है. But once you declare that CPR is not working, mother is dead, you declare the patient dead. फिर अगर हार्ट बीट अभी भी है फिर उसका डिलीवर करेंगे, ये कहेंगे हम जान. Although it's all difficult decision making, difficult decision में, क्योंकि रिश्तेदारों से भी काउंसल करना है, वरना वो आपको उधर माँ मर गई, आपने ऑपरेशन किया, वो कहेंगे ऑपरेशन से मर गई. जी सर, डंडे लेके आती. हाँ बिल्कुल. तो इसलिए ये सारी सिचुएशन का प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स रिलेटिव्स, सबको जो करना है उनको बता के करना. सर अस्सलाम वालेकुम. जी सर वालेकुम. आई लाइक टू ऐड इन हियर, ये बेसिकली वो जो भी बात कर रही थी कि ये जो है जो किया जाता है पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन, इट्स नॉट फॉर द वायबिलिटी ऑफ द बेबी, इट्स अ पार्ट ऑफ CPR टू फैसिलिटेट मदर्स CPR बेसिकली. I don't know. यानी कि 4th मिनट के बाद जो हम 5th मिनट में हम करते हैं, ना वो आप बेबी के लिए नहीं करते, वो हम मदर के लिए करते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. आप नहीं, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए. जी जी सर. You know, here is a patient who is almost dying patient. पेरीमोर्टम आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ऑलमोस्ट डाइंग पेशेंट, उसका CPR तो समझ में आता है. अगर आप उसके CPR की हेल्प के लिए सिजेरियन सेक्शन करेंगी, पाकिस्तान में एक बात बड़ी पक्की है, everything will be, क्योंकि it happens so suddenly, nobody was prepared, neither the relatives nor doctor. तो आप सारे कहेंगे इसने ऑपरेशन किया, उससे पेशेंट मर गई. तो पेशेंट के CPR में मैं सेक्शन को इंक्लूड नहीं करूंगा. ये मेरी बात आप विद माय एज आज आप मान लीजिए, और जैसा भी किसी ने आप में से कहा डंडे लेके पीछे पड़ जाएंगे. तो इसलिए CPR यस, CPR की हेल्प के लिए सेक्शन नो. आप सबको पता है कि जब पेशेंट को इस तरह का कुछ हो जाता है, इट हैपेंस सो सडनली. पहली बात हुई, neither you were prepared nor patient's relatives were prepared. अच्छी भली गई है सेक्शन करवाने के लिए या डिलीवरी रूम में, और अचानक वहां कुछ हो गया. की होया बाहर पाकिस्तान में की कौम एज मिनासुल कौम, सारी कौम हम एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं. ये जो हो रहा है आजकल पाकिस्तान में, शक शक शक, एक दूसरे पे को शक पे देखते हैं. हम शक्की हो गए. इसलिए ये आपने जो कहा ना, CPR की हेल्प के लिए मैं बेबी को बाहर निकाल दूंगी, और फिर ताकि CPR इजी हो जाए. और ये ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जहाँ प्रॉपर काउंसलिंग भी नहीं पे रिश्तेदारों से की जा सकती. एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग. तो ना कीजिए ना, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता. अगर आप मेरी बात मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो आपकी मर्जी. लेकिन डोंट डू सिजेरियन सेक्शन जस्ट टू फैसिलिटेट CPR कीजिए, फिर कवर हो जाए तो अच्छी बात. नहीं हुई, अगर बेबी अभी भी जिंदा है, फिर बाहर जाके पहले बताइए, बाहर बताइए कि माँ नहीं है. अनफॉर्चुनेटली बेबी को हम कोशिश कर सकते हैं डिलीवर करने की, वो मैंने पहले कहा. उसकी वायबिलिटी देखो, अपने इंटेंसिव नियोनेटोलॉजी को देखो, दोनों को मिला के फिर डिलीवर करो. चले, ये तो हो गई बात. आईफोन में तो कुछ ओके. You know, you have to be pragmatic in your practice.
अगर किसी किताब में जो आपने कहा लिखा भी हुआ है तो जरा सर इसको ये गौर करके एमआरसीओजी में इम्प्लीमेंट होता है, एमआरसीओजी वाले कहते हैं कि तो आप ये सीपीआर। RCOG इज टोटली डिफरेंट, यहाँ पाकिस्तान टोटली जी डिफरेंट सर। इतिहास। जी सर। ये जो पाकिस्तान की काउंसलिंग रिलेटिव्स वहां तो रिलेटिव होता ही कोई नहीं, जी जी। जी सर, वहां तो रिलेटिव होता ही कोई नहीं। वहां पर थर्ड पार्टी कहते हैं सर रिलेटिव को। तो वो लेकिन यहाँ पे तो रिश्तेदार बाहर डंडा लेके खड़े थे। और कितना हम सुनते हैं कि डॉक्टरों को असॉल्ट किया, और वो यही सारा मलबा इस पे कि जी ऑपरेशन किया उससे हो गया, ऑपरेशन किया उससे हो गया बाबा ना। जी। और पर्टिकुलरली जब ऑपरेशन किया बच्चा शायद वायबल भी नहीं था, और उस ट्रॉमा का नहीं अपने आप को मुश्किल में न रख, बच्चा मार दिया। चले। ये दो मैंने केस हिस्ट्री आप पे बनाई है, देख लेते हैं। पहली आप में से फातिमा थी फैसलाबाद से, है इस फातिमा फ्रॉम फैसलाबाद प्रेजेंट? चलो नहीं, एब्सेंट है। कोई बात नहीं। अगली है कुलसुम। ये सर अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रही हैं कुलसुम? सर मैं कराची से हूँ। ये कराची वाले बड़े तेज, प्रेसिडेंट होते हैं सर हमेशा। माशाल्लाह। कौन से अस्पताल में हो तुम कराची में? सर सिविल हॉस्पिटल कराची। सिविल वाले ही आगे बाकी के इतने सारे अस्पताल हों वो खुद अपने आप को अच्छा समझते नहीं आते, कोई बात। चले जी, सिविल हॉस्पिटल। पेशेंट एज 35, ग्रेविडा 3 पैरा 1+1, इंडक्शन ऑफ लेबर उसकी की आपने बाय स्वीपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। जी सर। और while you were sweeping, membranes रप्चर हो गई, और उसके फौरन बाद पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गया। जी सर। फरमाइए, दोबारा दोहरा दो। एज 35, ग्रेविडा 3 पैरा 1+1, induction of labor was carried out by sweeping of membranes. During the procedure, membranes ruptured and patient immediately collapsed suddenly and became short of breath and blue. जी सर। सर आई स्टार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। जी फरमाइए। Okay, sir. Sir, first I will start from maternal resuscitation. I will give her 100% oxygen at 15 liter per minute. Keep her prop up and will look her whether she is breathing or not. And if she is not breathing, I will look also for carotid pulse if it is palpable or not. If there is no pulse and no respiration, then I will start from CPR, and I will start CPR, and I will give a call for help, and I will start CPR from 30:30 chest compression and 2 breath. And while giving 30 compression and 2 breath, I will assess patient after every 2 minutes to look for any return of respiration or pulse. And I will also give call for AED apparatus. And I will apply AED pads. When available AED, I will apply AED pads and I will analyze the rhythm
and if it is a shockable, we will give shock. And meanwhile, I will also look any. I will give meanwhile I will also give IV fluids and involve senior obstetrician, anesthetist, and senior obstetrician, anesthetist, and physician. And if needed, patient will be intubated for respiratory ventilation. And if patient revive, we will continue care, continue monitoring, and give anticoagulants like heparin. But if patient is not revived, and sir, according to guideline, it is written if 4 minutes CPR is patient is not revived. नहीं देखा ये आप you're doing well but not well. Yes, sir. Why did I say that? You're doing well but not well enough. Yes, sir. क्यों कहा मैंने? सर वो ऑर्डर में नहीं बोल रही मैं, मतलब एक सेंस में नहीं है. क्या ऑर्डर में नहीं बोला? लाइक पहले जैसे कॉल फॉर हेल्प देके और एक फिर उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. वो तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया बाबा. अच्छा, उधर कमजोरी नहीं है. अच्छा सर. कमजोरी तो है क्योंकि आज हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात कर रहे हैं. आपने डायग्नोसिस 100% पक्का कर लिया कि ये एम्बोलिज्म का केस है. कमजोरी यहाँ है. सही सर. आपने तो प्रिज्यूम कर लिया कि चूंकि आज एम्बोलिज्म की बात है, इसको एम्बुलेंस हो गया. सर इनको तो पोर्टेबल एको या CTPA नहीं तो करवाना. जो भी सब कुछ छोड़ो उसको. आपको पहले सोचना चाहिए कि एक पेशेंट जिसको इंडक्शन ऑफ लेबर हो रही है और सडनली वो कोलैप्स हो गई, तो सडन कोलैप्स की क्या कॉजेज हो सकती है? एक ही है जो जिसका आपने इतना डायलेट किया है. जी सर. क्या उसको कुछ और नहीं हो सकता? जी सर, हो सकता है. एम्बोलिज्म एक शय है ना. तो क्या उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है जी सर, बिल्कुल है. क्या उसका रप्चर यूट्रस नहीं हो सकता? तो मतलब सडन को पहले आप कहिए कि इमीडिएट, ये जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, CPR के साथ साथ I'll try to make a definitive diagnosis. यस सर. ठीक सर. या ये कहना लाजम था जी सर. कि इसकी I look into the history, her physical examination, और फिर उसके मुताबिक अगर ये केस एम्बोलिज्म का है, फिर उसका ये फिर जारी रखिए. ठीक. अच्छा सर, यहाँ पर मेंशन करना है कि हमने पेशेंट के नोट्स पढ़ने हैं. यहाँ पर नोट्स पढ़ेंगे. बिल्कुल यही. हाँ, कि उसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं था एंटीनेटल पीरियड में. ये कहिए कि I will CPR के साथ साथ I'll look into her history, whether she is a cardiac patient, whether she is DVT. आपने प्रिज्यूम कर लिया एमनियोटिक फ्लूइड है. इट कुड बी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. और फिर उसका कार्डियक हिस्ट्री नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, प्रीवियस सेक्शन तो नहीं है. मैंने पैरा 1+1 बोला, कोई आपको बताया तो नहीं है उसके डिलीवरी कैसे हुई थी. तो एक लफ्ज आपने पहले ये बोलना, CPR plus I will look into her history and previous physical findings. Yeah. बस.
ये लफ्ज बोल दिया तो इसका मतलब यू वांट टू नो कुड इट बी एनी अदर कॉज ऑफ कोलैप्स, सही सर। इजंट इट? जी नंबर सर। नंबर 2, मैंने कहा कि ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ज्यादा कॉमन होता है जब मेकोनियम स्टेनिंग अप्लाई करो। तो आपने ये नहीं कहा कि जब रप्चर हुआ तो आई विल लुक एट द कलर एंड अमाउंट ऑफ लाइट। जब सडन कोलैप्स होता है ना, लाइक पॉलीहाइड्रेमस, एक्यूट पॉलीहाइड्रेमस, उसमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। कलर एंड लाइकर, कलर ऑफ द लाइकर एंड अमाउंट ऑफ लाइकर, इस तरह से बोला होता तो फिर बाकी का ये इफ शी इज ए केस ऑफ एमनियोटिक सस्पेक्टेड, पक्का तो नहीं है, सस्पेक्टेड लफ्ज बोलिए, सस्पेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड, फिर बोलते जाइए, फिर आप पक्के पक्के पास हो, 6 की बजाय भी 7 नंबर से पास। अच्छा सर, ये बोलना है साइड बाय साइड में उसकी लेब्स भेजूंगी और रिसस्टेशन भी करेंगी, कुछ करते बिल्कुल जाएंगे, साइड बाय साइड सब कुछ होता रहेगा, उसके रिश्तेदारों को काउंसल करेंगे और काउंसलिंग भी करेंगे, बताएंगे कंडीशन पेशेंट की। ये सारी बातें बोल। ठीक सर। ले कुलसुम फिर बोलो, मैं फिर बोलता हूँ। जी सर। एज 35, पैरा gravida 3, para 1+1, had induction of labor by sweeping of membranes, or during sweeping membranes ruptured, and following that she suddenly collapsed and became short of breath. Yes, sir. When membrane rupture, I will look at the color and amount of amniotic fluid, and then I will start CPR. Meanwhile, I will also review the history and do examination to look at the cause of the maternal collapse. Excellent. And देखा ना, ये एक फिक्रा बोलने के यही आप पास हो गए हो। yes, sir. तो आज का नहीं, हर लेक्चर का एक, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जरूरी नहीं जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है वही है वो केस। ठीक सर। आप गए, आपसे पहले कोई कैंडिडेट स्टेशन 1 पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस था, आपको टिप मिल गई, आप स्टेशन 1 पे ये हिस्ट्री सुन के शुरू हो गई जिस तरह पिछली दफा शुरू हुई थी। जी सर। आप फेल हो गए क्योंकि आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही नहीं बनाया उसका। अब दूसरी दफा जब आपने बना लिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आगे कुछ भी नहीं किया, तो मैंने कहा पास। तो आदत बनाइए प्लीज 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 कि एक सोच के बस उस पे ना सवार हो जाइए। जब इस तरह की हिस्ट्री प्रेजेंट की जाए तो पहले आपने जो इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं था, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है करके कि जी पॉसिबिलिटी 1 2 3, 2 तो पॉसिबिलिटी बनाओ ना कम से कम, कि she could be a case of heart, she could be a case of rupture uterus, but if she is a case of pulmonary embolism, then मैं ये करूँ। ठीक हो गया? जी सर। चलो जी, गुड कुलसुम, गुड बात। थैंक यू सर। इसको जरा और ये आदत बनाइए, आप आदत बनाइए, आज का केस नहीं, हिस्ट्री जो भी दी जाए पॉसिबिलिटीज फौरन 2-3 सोचो, एक नहीं कि जी पॉसिबिलिटी, ये 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो मैं हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, उनको देख के देखूंगी कि उनमें से कौन सी मोस्ट लाइकली, जो फिर एक मोस्ट लाइकली है उसको शुरू हो जाओ। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। चलो, फातिमा तो एब्सेंट थी, ताबिंदा यस सर। आप गुजरांवाला से बोल रही? जी जी सर। गुड, लो जी,
आपका केस है एज 25, प्राइमी ग्रेविडा. She has been admitted for last 4 days for her high blood pressure at 35 weeks. और आप राउंड कर रही हैं तो सडनली नर्स टेल्स यू कि वो पेशेंट जो है उसने उठ के जा रही थी बाथरूम और रास्ते में हो गई है कोलैप्स. फिर बोलूं कि जी सर रिपीट करें. age 25, primary gravida, admitted for last 4 days because of hypertension. अब वो उठ के बाथरूम जा रही थी तो रास्ते में suddenly she collapsed. फरमाइए. Okay. Sir, first of all, as my patient is collapsed, so I will start resuscitation. I will see the color of the patient and the BP, pulse, temperature, and respiratory rate, and to rule out the cause of collapse. And then I will start resuscitation of the patient. I will call for help and shift the patient on bed. Then I will after checking the vital signs, as the patient is not breathing, and then I will start doing the CPR, and as well as I will also review the notes of the patient, as the CPR is a teamwork, so I will also review the notes of the patient to know the history of the patient, that what is the cause of the collapse. It could be due to, as the patient is known hypertensive, it could be due to development of eclampsia. It could be due to due to prolonged hospital stay. It could be due to pulmonary embolism, any hemorrhage, any abruption, any. So I will. Excellent. I will rule out the cause of the PPH, and I will. Yeah, sir. I will start doing the. APH तो हुआ नहीं, लेकिन आपने ये जो 2-3 बल्कि 2-3 ज्यादा बोलनी 2-3 बोलनी बस यही है कि उसको हाइपरटेंशन. पहला मैं आई वाज प्लीज्ड टू, पहली बात आपने कही कि उसको एक्लेम्पसिया तो नहीं, क्योंकि हाइपरटेंशन के साथ वो डायरेक्टली लिंक्ड है. ओके. उसके साथ 2-3 और बोली, और ये कह के बाकी वो जो पहले आपने बोला कि इसे टीम वर्क, वो ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वही CPR वगैरह. Okay, sir. So I will after stabilizing the patient, so then I will start taking the history. नहीं, वो हिस्ट्री तो आपने पहले, वो तो बेचारी बेहोश रिवाइव भी कर लिया, तो वो तो नहीं हिस्ट्री दे रही ना. Okay, sir. I will review the history of the. Yeah. CPR. Sir, I will. CPR फौरन तो उन्होंने मरीज ठीक होता. CPR takes a while. Okay, while doing CPR, I'll review her case history, physical findings, और उसमें ये फिर बोलना है. Okay, sir. I will review her case history and the physical finding. Any history of shortness of breath, any history of cough or hemoptysis, and यहाँ सीधा नाम बोल दीजिए. Any history of epilepsy, any history of impending eclampsia. Yeah, sir. Any yeah, sir. Impending eclampsia, and then I want to also see the swelling in the leg, and any history of prolonged immobilization, dehydration, prolonged hospital stay, previous history of DVT in last previous history, any history of DVT, any family history of DVT, use of combined oral contraceptive pill, and any history of miscarriages in the past, and any use of anticoagulants, or the patient was on anticoagulants,
And हमारा बहुत any छाड़ना आगे चल. okay, sir. And sir, in the history, I will review all these things. And now the sign of an eclampsia and the fits. And then if I am successful in reviving her with CPR according to the possible cause, I will manage. Bas. Yeah. And after successful revival of the CPR, I will manage according to the possible cause. And I will examine my patient and यहाँ चूंकि हम सस्पेंड कर रहे हैं इसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वो आपने कहा टांगे, फिर उसका डॉपलर, फिर वो subsequently. Sir, in the examination, I will see the BMI of the patient. I want to see the BP, pulse, respiratory rate, and the oxygen saturation of the patient. Yeah. Sir, I want to auscultate the chest also to see any cracks to rule out pulmonary embolism. I want to see the legs of the patient to rule out any swelling, tenderness, inflammation, and to rule out DVT. And then I will start investigating the patient. हार्ट का एको कर लेंगे ताकि In the investigation, I will start from the ECG, liver function test, renal function test, urea electrolyte, and the chest X-ray. Oh, ठीक हो गया. And the duplex ultrasound. If the duplex ultrasound, sir. आज का moral of this talk is number 1 कि हमने pulmonary embolism की बात की, जो amniotic fluid भी हो सकता है, thromboembolism भी हो सकता है. वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हमने की वो ये है कि ये आपको कोई हिंट मिल भी जाए कि एम्बोलिज्म का केस है, आपने कहना है कि जब हुआ है CPR, while doing CPR, I'll try to review her history, physical finding to find out the cause of collapse. वो जैसा आपने ये दूसरे केस में बोला, पहला it could be eclampsia or it could be a sudden heart failure or it could be thromboembolism, anything. यहाँ पे thromboembolism previous, तो वो पता करके फिर CPR, if CPR succeeds तो बाकी सबका जो भी है फिर उसको फ्लूइड दूंगी, फिर इंट्रावेनस हेपरिन दूंगी और ये दूंगी वो दूंगी. और जो कि उसका कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, 35 वीक्स, जरूरी नहीं फॉरेन डिलीवर करो, बाकी आगे चलो जी. हमारे पास 10 मिनट है, कुछ पूछना हो तो पूछिए, वरना फिर एक और सिनेरियो करवा दें कोई रैंडमली. जी साइमा बीबी बोलिए, क्या सवाल? साइमा बोलिए. हेलो सर, वो कह रही है एक और केस करवा दें. हाँ, एको क्या कहा है? सर कह रही हैं एक और केस करवा दे, वन मोर केस. मैंने तो 2 इसी बनाई, तीसरी भी सर एक बना. क्वेश्चन पूछना है. जी सर जिस तरह ये हमारा केस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी के साथ किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों के साथ प्रेजेंट होंगी तो पर्टिकुलरली इसकी मैनेजमेंट और इसके रिस्क फैक्टर्स सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बता दें. एक मिनट, हमने कार्डियोमायोपैथी आप एक बिल्कुल फोकस पे ले गए. हमने कहा जी कि पहले हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे कि उसके ये कोलैप्स होने की वजह कार्डियक है, हाइपरटेंशन है, एक्लेम्सिया है, क्या है. आप कार्डियक कंडीशन बोलिए, कार्डियक के अंदर कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक के अंदर, फिर उसमें सबसेट में ना जाइए. मेन आपने 2-3 नाम बोल देने बस कि इस पेशेंट में पॉसिबल कोलैप्स की वजह, जैसा अभी ताबिंदा ने बोला कि उसका एक्लेम्सिया भी हो सकता है, फिर वो उसको कहीं और हेमरेज भी हो सकता है, फिर उसको शी कुड वेल बी ए केस ऑफ एपिलेप्सी, तो न्यूरोजेनिक कॉज भी हो सकती है.
कुछ भी, तो ये एक्सक्लूड करके फ्रॉम आवर हिस्ट्री फिजिक्स, इफ शी इज अ केस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उसका जो जैसा उन्होंने बोला, काफ देखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इस तरह से। जी अच्छा सर, अगर पेशेंट सर ये वो रिवाइव कर नेक्स्ट जाता टाइम है अक्यूट सर, फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी करवाएंगे? क्या जी? अक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी सर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करवा दें प्लीज। क्या एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। एक्यूट फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? ये टॉपिक वो एग्जाम का नहीं है सर। ये बताएं कि जब अगर ये पेशेंट रिवाइव कर जाता है, अगर ये पेशेंट CPR से रिवाइव कर गया, देन हाउ विल प्रोसीड फर्दर? एग्जामिनर ने कहीं पूछा है ये, या हाँ, आप उसके बाद बिल्कुल फिर ठीक क्या है, करोगे? बिल्कुल ठीक बोला। फिर हम बेबी को रिव्यू करेंगे, उसका वजन, उसके मैच्योरिटी वगैरह वगैरह, एंड अगर रिवाइव कर गया है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे, बेबी को भी, मदर को भी, बस। Sir, shift the patient to the ICU. और वो फिर आईसीयू में, मदर को मॉनिटर करने के लिए आईसीयू में जाएगी, इस तरह की जो कोलैप्स होगी। सही हो गया। We will continue to monitor mother and baby, बस ये बोल दीजिए। अच्छा सर अगर जैसे पेशेंट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ और रिवाइव कर गया, तो फिर हाउ विल वी विल डिलीवर हर बाय सिजेरियन सेक्शन? Not necessary, not necessary। वी ये कैन ग्राउंड पे ये होता है। इंडिकेशन नहीं होगी उसके सेक्शन, अच्छा एग्जैक्टली। कोई और इंडिकेशन है तो और बात, अनदर ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन हो तो फिर होगी, तो ए कोई भी हो और जाए भी तो। हो सकती है। हाँ वे बिल्कुल। तो ट्रांसवर्स लाइए और ब्रीच है, ये क्या है? सर हाँ सर सर एक क्वेश्चन। जी, ये साइमा कुछ पूछना चाहती थी, वो गायब, मुझे समझ में नहीं आई थी क्या पूछना चाहती। नहीं नहीं सर, मैं सलमा हूँ सर। सलमा, चलो हाँ सलमा सर, पूछना ये चाहती। फिर हाँ सर, मैंने पूछा सवाल कि पोस्टमार्टम अगर वो डिलीवर बच जाती है तो फिर क्या करेंगे सर, रिवाइव हो जाती है, ये हाँ एग्जामिनर ने पूछा हुआ है ना, तो आपने बता दिया मुझे। चलो अच्छा, चलो जी, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट टॉपिक भी बता दें सर, और ताकि हम थोड़ा पढ़ के आए। मेरा ख्याल हम cardiac कॉमन diffusion, टॉपिक्स करें, सर ऑब्स्टेटिकल जो diffusion टॉपिक करना ये चाहिए। बहुत ही हम साइड लाइन हाँ। होते जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जो आप लोगों ने टॉपिक लिखे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं आते, मैं कहूँगा किसी और से पढ़ ले। मसा आपने ये 10-11 इमरान शफी को जो लिख के दिए, सर ग्रोथ डायबिटीज चार्ट, एक दफा करवा दें। हाँ जी, Sir, next में डायबिटीज diabetes सर करवा एक दें, दफा sir। रिपीट हमसे करवा दें Sir, डायबिटीज। exam में चलो जरूर आता अगला है डायबिटीज diabetes। कर लेते हैं। डायबिटीज हो गया जी। आई लाइक Sir, कॉमन टॉपिक्स। yeah। डायबिटीज लिख लिया जी मैंने, चले। Sir, मुझे भी एक लेकिन ये volunteer जो बना आपने दें। टॉपिक लिखवाए हैं, ग्रोथ चार्ट इंटरप्रिटेशन, यूरोगाइनिक ग्राफ्स, ब्लैडर डायरी, फिर एंग्री पेशेंट मैनेजमेंट, severe dyskiniosis, sexual assault, मतलब ये सारे तो मुझे सच पूछे नहीं आते मैं, लेकिन अगर आप फिर भी कीन है ये पढ़ने के लिए, मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा जो नॉलेजेबल है। सर यूरो के करा लें किसी से, कह के सर यूरो करवा दें हमें। यूरो का चलो मैं कहता जी सर, ऑलवेज इज ट्रिकी इन एग्जाम। चलो और क्या, और यूरो में ही आ गया, hypertension and लेटर डायरी भी आ गया, और sir, excuse me, हाँ जी sir, जी excuse me, बोलिए जी बोलिए। sir, hypertension and preeclampsia in pregnancy। ये हमने किया नहीं हुआ, तो वो जी सर, एग्जाम पढ़ा हुआ है आपको। उससे अगली नहीं दफा किया सर, नहीं किया। अगली दफा तो डायबिटीज करेंगे, फिर हाइपरटेंशन। चलो so much, sir। ऑल द बेस्ट। और 10 बज गए, मुझे तो ये टाइम सूट करता है। फर्क साहब से पूछ के, अगर वो 8:30 से 9:30 क्लास नहीं ले रहे तो हम 9 से 10 ही रखेंगे, जी सर, जी। जी लेकिन सर। उनसे पूछ के।
सर जी सर प्रोटोकॉल राइटिंग भी। क्या? सर प्रोटोकॉल राइटिंग। प्रोटोकॉल राइटिंग? वो आई थिंक प्रोफेसर शहनाज ने करवाया हुआ है। उन्हीं नहीं से नहीं, करवाया हुआ है उन्हें उसने। किस जैसे ये एंग्री पेशेंट की मैनेजमेंट, ये मैं कहूँगा किसी जो काउंसलिंग ये का, भी सर हो चुका है सर, एंग्री पेशेंट भी मैडम शहनाज ने करवाया हुआ है। तो बस ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट भी हाँ उनसे बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है वो। तो डॉक्टर मैडम शहनाज शहनाज ने को कौन सी लेक्चर में कराया हुआ है? दोबारा लेक्चर है करवा ना दे अब। मैडम शहनाज को। सर ये ठीक। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ओके जी, खुदा हाफिज। सी यू थैंक यू नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. सब बोला करो थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। ना ना, तो मुझे पहुंचता है या नहीं पहुंचता, आप लोगों को आदत होनी चाहिए कि कोई आपके जी लिए अच्छा काम करे या आपकी थैंक हेल्प यू वेरी मच करे, सर। तो थैंक यू कहने की आदत डालिए। बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक्स अ लॉट सर। वो शक इतना ना कहिए, लेकिन थैंक यू जरूर कहिए। या घर में भी आपका नौकर आपको पानी ला के देता है, थैंक यू। वहां से आदत बनेगी आपकी। आपका बच्चा आपके लिए कुछ करता है, थैंक यू, उसको आदत पड़ेगी थैंक यू की। योर हस्बैंड डज एनीथिंग गुड टू यू, थैंक यू। जी आंटी जी लाइट जलाएं, लाइट जला। sir, I always thanks my husband. चलो, ओके, खुदा Okay. हाफिज। आंटी मुझे उठा दिया करें यार।